सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्रालय की एक बैठक में पीएम मोदी ने छात्रों और उनके अभिभावकों से बात की। मुक्त हो गई तो इस बैठक में पीएम मोदी के जुड़ने का पहले से कोई प्लान नहीं था। पीएम मोदी गुरुवार को अचानक काफी कम वक्त के लिए इस वर्चुअल बैठक में जुड़े और छात्रों के साथ अभिभावकों से उनके मुद्दों पर चर्चा की। अच्छा, आप सर सलामत तो पगड़ी 1000 तो बराबर है। परीक्षा रद्द होने के बाद 12वीं के मार्क्स देने का फॉर्मूला तय करना अभी भी बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के बीच बताया जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों से इस मसले को लेकर भी बात की और उन्होंने छात्रों से मार्किंग का तरीका भी पूछा। बता दें कि इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीएसई 12वीं की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल्यांकन नीति तय करना भी परीक्षा रद्द करने जितना महत्वपूर्ण फैसला है। दरअसल 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया था। हालांकि परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार के सामने छात्रों का मूल्यांकन यक्ष प्रश्न की तरह सामने आ गया, जिसके लिए लगातार मंथन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बात करते हैं जोधपुर को मिली सौगातों की। जोधपुर शहर को सीएम गहलोत ने 154 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें शहर के बरकतुल्लाह स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के साथ ही एक ऑडिटोरियम, 3 आवासीय कॉलोनियों का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। सन सिटी को सरकार की सौगात। 154 करोड़ की लागत से होगा विकास। सन सिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देने के मकसद से सीएम अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर में 154 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम गहलोत ने वर्चुअल रूप से 15 कार्यों का लोकार्पण, 9 कार्यों का शिलान्यास और 3 योजनाओं का शुभारंभ किया। संपन्न हुए हैं 27 कार्यक्रम और अभी तो मैं समझता हूँ कि कई कार्यक्रम बाकी है। कोरोना के कारण 1.5 साल से जोधपुर नहीं जा पाने का दर्द भी सीएम ने लोगों से साझा किया, लेकिन ये भी कहा कि जोधपुर हमेशा उनके मन में बसता है। सीएम ने साफ कर दिया कि मुश्किलें भले ही हैं, लेकिन जोधपुर के विकास का काम रुकना नहीं चाहिए। ये सब काम टाइम बाउंड होने चाहिए। मुख्य रूप से मुझे कहना है कि इस मौके पर शिलान्यास भी कर दिए काफी और योजनाएं शुभारंभ कर दी, पर ये टाइम बाउंड पूरे हों, उस बात का इंतजार पूरी सरकार को रहेगा। जोधपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर देने के लिए तैयार किए जा रहे बरकतुल्लाह खान स्टेडियम पर 20 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। जोधपुर के बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के ऐलान के बाद अब यहां आईपीएल मैच होने की संभावना बढ़ गई है। मैचों के आयोजन की मूलभूत आवश्यकता को समावेश करते हुए तथा जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु बजट घोषणा आपने 20 और 21 में की और 20 करोड़ रुपए की जो घोषणा की उसके क्रियान्वयन में दक्षिण, उत्तर और पश्चिम पेविलियनों का अपग्रेडेशन भी होगा, रिनोवेशन भी होगा और 20 करोड़ की लागत से किया गया काम से ये बरकतुल्लाह उद्यान, बरकतुल्लाह स्टेडियम निश्चित तौर पर जोधपुर शहर का एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एक नया भेंट होगी। यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अच्छा बने, यहाँ के इलाके के जो लोग क्रिकेट में आईपीएल के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। मैं आशा करता हूँ कि ये स्टेडियम उन सब के लिए अवसर प्रदान करेगा। जयपुर की तर्ज पे ही आईपीएल मैचेस हों आने वाले समय में, और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अभी जयपुर एक क्रिकेट का सेंटर है, किस तरीके से हम जोधपुर को राजस्थान के अंदर क्रिकेट का दूसरा सेंटर बना सकें, उसके लिए आप लोगों ने जो बजट में घोषणा की है, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं।
जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया। ऑडिटोरियम में 1500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। जोधपुर में 2 एसटीपी निर्माण कार्यों का शिलान्यास। शहर में 3 आवासीय योजना का लोकार्पण। पाक हिंदू विस्थापितों के लिए 1700 फ्लैट बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल नगर योजना का भी लोकार्पण। जोधपुर के विकास के इस कार्यक्रम में स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, खेल मंत्री अशोक चांदना और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के साथ ही कई विधायक और अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने एक बार फिर से लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की और लोगों को ये भी भरोसा दिया कि उनकी सरकार पिछले 1.5 साल से जिस तरह से कोरोना से जंग लड़ रही है, वैसे ही उनकी सरकार आगे काम करती रहेगी। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक महिला भिखारी लखपति निकली। महिला के पास से इतने नोट निकले कि उसे गिनने के लिए प्रशासन को 4-5 लोगों की एक पूरी टीम लगानी पड़ी। महिला भिखारी के पास निकले नोटों का वीडियो अब वायरल है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बास्केट भरकर नोट और सिक्के ये सब बरामद हुए उस महिला भिखारी के पास से, जिसे जबरदस्ती प्रशासन ने वृद्धाश्रम में भेज दिया। गांव से भी लोग आते थे देने के लिए, जो भी निकल के जाता था हर बंदा इसको 10 और 20 रुपए दे के जाते थे और 30 साल की इसने मेहनत इकट्ठी करके आज ये 2,60,000 के करीब उससे पैसा ये निकला है। दरअसल हुआ ये कि एक महिला भिखारी पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा में सड़क किनारे रह रही थी। किसी की फरियाद पर नगर पालिका ने उस महिला भिखारी को पुनर्वास के लिए जबरन वृद्धाश्रम भेज दिया। दूसरे दिन जब महिला के ठिकाने की साफ सफाई करने नगर पालिका के कर्मचारी पहुंचे, तो वहां पॉलिथीन में भरे नोटों का पता चला। महिला के सामान को जब और खंगाला गया तो वहां बोरे में भरे सिक्के और कई बंडल नोट मिले, जिसे गिनने के लिए 5 लोगों की टीम को करीब 2.5 घंटे का वक्त लगा। छोटे पैकेटों में कुछ किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 300, किसी में 200, इस तरह के पैकेट निकलने शुरू हुए। जब हम उनको गिनते गए, हमारी टीम जो गिनती गई, तो पैसे वो काफी ज्यादा थे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया। महिला भिखारी यहाँ सालों से रह रही थी। ऐसे में हर कोई उस महिला को रुपए के साथ खाने पीने के सामान से मदद करता था। किसी को आभास तक नहीं था कि महिला के पास इतनी नकदी होगी। फिलहाल प्रशासन ने नोटों को अपने कब्जे में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात करते हैं उदयपुर की, जहां खाकी ही खाकी की मददगार बनी। एक साथी की मौत के बाद व्हाट्सएप ग्रुप बना, 7 लाख रुपए जमा हुए और सड़क हादसे में मारे गए नरेश यादव के परिवार वालों को सौंप दिए गए। यारों की तीन दिन में 7 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। वो पैसे हम नरेश के बच्चों के लिए, जैसे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उनके परिजनों को। दरअसल 27 मई को कांस्टेबल नरेश यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके साथियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नरेश के परिवार वालों के लिए 7 लाख रुपए जमा कर लिए और इस रकम को नरेश यादव के परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस कर्मियों ने और कुछ समाज सेवी लोगों ने और
अन्य हर वर्ग के लोगों ने हमसे संपर्क किया, बात करी कि हम नरेश के परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर के और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि हम उसकी सहायता के लिए हमें कुछ डोनेट करना चाहिए, कुछ राशि आर्थिक संबल के लिए हमको करना चाहिए। तो जैसे हम लोग पहले मित्र मंडली 8-10 लोग जुड़े, लेकिन वो ग्रुप का जब हमने लिंक शेयर किया तो देखते ही देखते वो ग्रुप फुल हो गया, 257 लोग हो गए। तो हमको दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा, हमने दूसरा ग्रुप बनाया, फिर दूसरा ग्रुप फुल होने के बाद हमने तीसरा ग्रुप बनाया। तो बहुत सारे लोगों ने आपस में मिलजुल के और उसमें सहयोग किया, जिसकी जैसी श्रद्धा थी, जैसी इच्छा थी वैसी। नरेश यादव के परिवार के लिए पुलिस वालों ने दिल खोलकर मदद की। नरेश के साथियों ने 500 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक सहयोग किया। यही नहीं, स्पेशल पुलिस की टीम में एक मामले के खुलासे में मिले 5,000 के नकद इनाम को भी लहर ने लोगों को हरियाली का महत्व अच्छे से समझा दिया है। ज्यादातर लोग अब अपने घरों में बागबानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए नर्सिंग अधिकारी सपना चौधरी का बगीचा बागबानी सीखने के लिए मिसाल बन सकता है। आप चंडीगढ़ में हैं और सेक्टर 23 में घूम रहे हैं तो आपको रास्ते में एक घर का बगीचा बहुत आकर्षित कर सकता है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों और पेड़ पौधों की बागबानी बड़े ही सुंदर और व्यवस्थित ढंग से की गई है। यही वजह है कि छोटी सी जगह में बड़ा ही सुंदर बगीचा तैयार हो गया है। ये बगीचा सपना चौधरी का है, जो पेशे से एक अस्पताल में नर्सिंग अफसर के पद पर तैनात है। सपना को बचपन से ही बागबानी का शौक रहा है और कोरोना काल में तनाव दूर करने का उन्हें इससे बढ़िया कोई और विकल्प नजर भी नहीं आया। सपना के इस बगीचे की खास बात ये भी है कि इसमें कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। जो मेरे पास कुछ आता जाता था मैं सामान यूज़ कर लेती थी। उसमें जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हो गई, ऑयल कैन्स हो गए, या कुछ मेरे पास पुराने डस्टबिन टूट जाते थे प्लास्टिक के, तो मैं उनका भी रीयूज कर लेती थी। सपना चौधरी का बगीचा पूरे सेक्टर में मशहूर है। कई लोग उनसे अपने घर के लिए टिप्स लेने आते हैं। सपना भी टिप्स देने के दौरान कबाड़ के रचनात्मक इस्तेमाल पर जोर देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान रफ्तार से चल रहा है। टीके के लिए लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए जगह जगह अलग अलग तरीके से वैक्सीन ड्राइव चलाई जा रही है। यूपी में मैनपुरी की तहसील सैफई में ऐसी ही एक अनूठी वैक्सीन ड्राइव शुरू की गई है। शराब चाहिए तो टीका लगवा कर आइए। सैफई में एसडीएम की वैक्सीन ड्राइव। टीके के प्रमाण पर ही शराब बिक्री, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? कोरोना महामारी से बचने में कोरोना टीका सबसे अचूक और कारगर उपाय है। कोरोना टीका लेने वाले को भी बचाता है और ये संक्रमण फैलने के खतरे को भी कम करता है। इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी लोगों का टीकाकरण हो। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के तहसील सैफई में कोरोना टीकाकरण के लिए अनूठी ड्राइव शुरू की गई। टीका लगवा के उनको शराब की बिक्री की जाए और जो नहीं लगवा के उनको न दी जाए और सबसे बोला जाए कि टीका लगवा के आओ। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ अगर शराब चाहिए तो आपको टीका लगवा लेने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। एसडीएम हेम सिंह ने सैफई तहसील के गांव में कोरोना टीकाकरण को तेज करने के लिए इस अभियान को शुरू किया, जो सफल भी हो रहा है। वैक्सीन जो कार्ड दिखाएगा उसको ही शराब वितरित की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तक 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज लोगों को दी जा चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लगवाएं, इसके लिए सरकार के साथ प्रशासन और नेटवर्क 18 सरीखे संगठन अपने स्तर पर कई तरह के वैक्सीन ड्राइव चला रहे हैं। सैफई एसडीएम की वैक्सीन ड्राइव को लेकर ये पहल अनूठी और सराहनीय है, क्योंकि कोरोना टीका ही है संजीवनी। जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और अब टॉप 10 क्राइम। अलवर में एक मकान की छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। भरतपुर में एक ठग को 2 युवकों ने चाकुओं से गोद कर मार डाला। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करौली के खारवाड़वास में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया, ताला तोड़ा, हजारों की नकदी और सामान पर हाथ साफ किया। धौलपुर पुलिस ने मारपीट और लूट गिरोह का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो लादेन गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। अलवर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक आरोपी जुनैद खान को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। एक देसी कट्टा बरामद। बीकानेर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने इन्हें रिमांड पर भेजा। करौली में एसीबी टीम ने हिंडौन नगर परिषद के पूर्व संविदा कर्मचारी योगेश शर्मा को 12,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। धौलपुर में एसीबी ने पचगांव पुलिस चौकी के घूसखोर प्रभारी कुंज बिहारी शर्मा को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। दौसा पुलिस ने नामनेर गांव में 6 जुआरियों को पकड़ा। ताश के 52 पत्ते और 37,100 रुपए बरामद किए। कोटा पुलिस ने नकबजनी और बाइक चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।